नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शादी के मंडप पर बेटे की माँ ने बेटे के माता पिता को सुनाई खरी खोटी। तो बेटी ने किया ऐसा काम कि सब देखते रह गए। घर में शादी का माहौल था। परसों दीपा की ननद मीरा की शादी है और आज उसका महिला संगीत था। दीपा को शादी की भागदौड़ में पार्लर जाने का समय ही नहीं मिल पाया था। दीपा सोच रही थी कि अब तो खुद ही तैयार होना पड़ेगा, पर दीपा को ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता था। फिर भी उसने हल्का मेकअप किया और नीले रंग का सूट पहना, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। कोई ज़्यादा साज सजा ना आने के कारण बालों को खुला ही छोड़ दिया था। तैयार होने के बाद दीपा बहुत ही सुंदर लग रही थी। नीले रंग के सूट में खूब जच रही थी। तभी रूम में दीपा का पति राज आया। दीपा को देखकर राज भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। राज कहता है, यार तुम तो बेकार ही पार्लर जाने के लिए कह रही थी, तुम तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, दीपा ने बात को टालते हुए कहा, बताओ किस काम से आए हो? ओह, याद आया, वो चाची जी तुम्हें बुला रही हैं, राज ने कहा। ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ। सुनकर राज रूम से चला जाता है और दीपा मुस्कुराकर रह जाती है। दीपा चाची जी से मिलने के लिए जाती है। दीपा को देखते ही चाची जी ब्यूटीफुल बोलती हैं, जिस पर दीपा हंस देती है। और वहीं पर ही दीपा की ननद मीरा और सास कमला जी भी होती हैं। मीरा अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने हल्के पिंक कलर का लॉन्ग ड्रेस पहन रखा था और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनवाया हुआ था। मीरा को चाची जी का इस तरह दीपा की तारीफ करना पसंद नहीं आता। वह अजीब तरीके से दीपा को देखती है। मीरा सोचती है कि मैं तो पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, तभी चाची जी ने मेरी तारीफ नहीं की, और भाभी तो घर पर ही तैयार हुई है, तब भी चाची जी भाभी की तारीफ कर रही है। मीरा को इस तरह अपनी ओर देखते हुए दीपा को बहुत अजीब लगता है। वह मीरा को कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, चलो थैंक यू, कहकर मीरा वहां से चली जाती है। चाची जी दीपा को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है, क्योंकि आस पड़ोस की औरतें भी आ चुकी हैं। पहले ढोलक पर गाने होंगे, उसके बाद डीजे पर डांस होगा। दीपा डांस के बारे में सोचकर बहुत ही उत्सुक है, क्योंकि उसके मायके में सब ग्रुप में डांस करती थी और उसे बहुत मजा आता था। यहाँ पर भी उसने सोचा ग्रुप डांस में बहुत मजा आएगा। पहले ढोलक पर गाने और भजन गाएंगे, उसके बाद डीजे पर एक एक करके औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। अब तो दीपा के हाथ पांव फूल गए। सोलो डांस तो उसने आज तक नहीं किया था। ग्रुप डांस में तो किसी का ध्यान नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सोलो डांस, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। उसने सोचा वह डांस नहीं करेगी, लेकिन कौन मानने वाला था। उसे जबरदस्ती डांस के लिए खड़ा कर दिया गया। उसने भी जैसा आता था मन से डांस कर दिया। डांस करने के बाद सबने तालियां बजाकर उसकी खूब तारीफ की और कई औरतों ने उससे कहा कि उसने बहुत अच्छा डांस किया है। राज ने भी थम्स अप करके इशारे से बताया कि दीपा ने वाकई बहुत अच्छा डांस किया है। दीपा को बहुत खुशी हो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे इतना अच्छा डांस करना आता है। उसने पहली बार सोलो परफॉर्म किया था। दीपा जाकर अपनी ननद मीरा के पास बैठ जाती है। उसने देखा कि मीरा की ड्रेस बैकलेस है और उसकी पीछे से स्टेप भी दिख रही हैं। दीदी आपकी स्टेप दिख रही हैं, कहते हुए दीपा ठीक करने की कोशिश करती है, तो मीरा कहती है कि कोई बात नहीं भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। दीपा ने सोचा स्टेप दिखाना भी फैशन है, बड़ी अजीब बात है। उसे अपनी शादी का समय याद आ गया। शादी से पहले जब दीपा का लहंगा तैयार होकर आ गया था, तो दीपा की सास कमला जी ने उस लहंगे को देखने के लिए
अपने पास मंगवाया था। लहंगे को देखकर कमला जी भड़क गई और दीपा को फोन कर कहने लगी कि तूने लहंगे के ऊपर ब्लाउज क्यों बनवाया है, कुर्ती क्यों नहीं? दीपा ने उन्हें बताया कि सभी ने लहंगे को देखकर कहा था कि इस पर ब्लाउज ही अच्छा लगेगा, कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। तब कमला जी ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके बाद राज का फोन आया कि तुमने ब्लाउज क्यों बनवाया है, मम्मी भड़क रही है। दीपा ने राज को ब्लाउज बनवाने की वजह बता दी, लेकिन अब दीपा को भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि मेरा ब्लाउज बिल्कुल सही है, ना वो स्लीवलेस है ना ही उसका बड़ा गला है, लहंगे का दुपट्टा भी है जिससे ब्लाउज तो पूरा ढक ही जाएगा। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये बता दो कि साड़ी के ऊपर भी ब्लाउज बनवाने हैं या कुर्ती ही बनवानी है। दीपा का गुस्सा देखकर राज बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मम्मी ऐसे ही कह रही थी, जो बन गया वो ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन दीपा को बहुत बुरा लग रहा था। एकदम संगीत की तेज आवाज से दीपा वर्तमान में लौट आती है और कमला जी को देखती है, जो कि अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समा रही थी। उन्हें ना अपनी बेटी की बैकलेस ड्रेस दिखाई दे रही है, ना ही अपने संस्कार। शायद आज उनके संस्कार तेल लेने चले गए हैं। लोग कितने दोहरे मापदंड के होते हैं। लोग की बहू पर तो अपने विचार शादी से पहले ही थोपने लगती हैं या उसे अपने कंट्रोल में करने लगते हैं। धीरे धीरे संगीत का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। दीपा भी काम खत्म करके जब अपने रूम में जाने लगती है तो उसे पास के रूम से चाची जी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसने अपना नाम सुनकर दीपा ठहर जाती है। चाची जी मीरा से कह रही थी कि आज दीपा बहुत सुंदर लग रही थी और उसने डांस भी बहुत अच्छा किया था। ये सुनकर मीरा बोली, चाची जी इसे सुंदर होना नहीं कहते, ये तो बस ठीक ठीक है। दीपा भी उस रूम में कुछ सामान लेने के बहाने से जाती है तो मीरा उसे देखकर चुप हो जाती है। दीपा कुछ सामान उठाकर अपने रूम में चली जाती है। उसे मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मीरा उससे इतना चिढ़ती है कि किसी और से भी उसकी तारीफ नहीं सुन सकती। तभी राज भी रूम में आ जाता है। दीपा राज को मीरा और चाची जी के बीच हुई सारी बात बता देती है और पूछती है कि मीरा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब मैं उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती हूँ तो वह मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। और आज आपकी मम्मी को उसकी ड्रेस नहीं दिखाई दी। शादी से पहले मेरे ब्लाउज के लिए तो इतना हंगामा किया था, और आपको पता है मीरा ने भी अपने लहंगे के ऊपर ब्लाउज ही बनवाया है। राज कहने लगा, अरे छोड़ो ना, मीरा को तुमसे चिढ़ हो रही होगी, उसकी शादी है और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो इसमें मेरी गलती है। दीपा ने गुस्से में कहती है, अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ हो। मैंने तो पहले ही कहा है कि तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान तो मत दिया करो, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया करो। राज उसे प्यार से समझाता है। राज की बात सुनकर दीपा को हंसी आ जाती है, पर दीपा सोचने लगी कि लोग बहू और बेटी में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? लोग क्यों अपनी छोटी सोच से दूसरे इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, ताने देते हैं। पर दीपा ने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझा और वह अपने पहले सोलो डांस के अनुभव के बारे में राज को बताना शुरू कर दिया। आखिर शादी का दिन भी आ गया। शादी की व्यवस्था एक वैकेंट हॉल में की गई थी। आज दीपा भी पार्लर में तैयार हुई थी। उसने हरे रंग का लहंगा पहना था जिस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा था। हरे रंग का लहंगा उस पर खूब फब रहा था। पार्लर वाली ने मेकअप भी बहुत अच्छा किया था। आज दीपा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब राज उसे पार्लर से लेने गया
तो एक पल के लिए वह भी उसे देखता ही रह गया। उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ी से वेकेंट हॉल जाते हुए उसने दीपा से कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। पता है, वैसे पार्लर में जो और भी लेडीज तैयार होने आई थी वो भी यही कह रही थी। तो अब यकीन आ गया कि मैं सच कह रहा हूँ, दीपा ने शर्माते हुए कहा। राज भी गाड़ी चलाता हुआ बार बार उसे देखे जा रहा था। ये देखकर दीपा को और शर्म आ रही थी। वैकेंट हॉल में काफी रिश्तेदार आ चुके थे। राज के ऑफिस के लोग भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। राज सबसे दीपा को मिलवाता है। सभी दीपा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दीपा को भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सबकी पत्नियां दीपा की तारीफ करती हैं तो ऊपर से दीपा धन्यवाद कहकर शर्मा जाती है, पर उसके अंदर उसका मन म्यूर खुशी से नाच रहा होता है। कौन ऐसी महिला होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश ना हो? उसे बहुत ही खास वाली फीलिंग हो रही होती है। मीरा भी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था। वह भी सुंदर लग रही थी, पर जैसे ही वह दीपा को देखती है उसकी वही चिढ़ नजर आने लगती है। कुछ देर बाद बारात भी खूब धूमधाम से आ जाती है। रिबन कटवाया जाता है। अब दूल्हे की आरती की बारी आती है। इस रस्म में दूल्हे को लकड़ी की पटरी पर खड़ा करके उसकी आरती उतारी जाती है। ये रस्म दरवाजे पर ही होती है। पर ये क्या, कमला जी तो घर से पटरी और आरती की थाली लाना ही भूल गई। बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण रस्म है जो दूल्हे के स्वागत के लिए की जाती है। लोगों में खुसर फुसर होने लगती है। तभी दूल्हे की माँ आगे आकर कमला जी से कहती है, कोई बात नहीं बहन जी, आप आरती का सामान मंगा लीजिए, आरती स्टेज पर हो जाएगी। ये सुनकर कमला जी की सांस में सांस आती है। वो राज को जल्दी से पटरी और आरती की थाली लेने घर भेज देती हैं। राज घर से पटरी और आरती का सामान ले आता है। दूल्हे की आरती रस्म पूरी की जाती है। आरती हो जाने के बाद शादी की दूसरी विधियां शुरू हो जाती हैं। 7 फेरे होने के बाद वधू पक्ष और वर पक्ष के लोग आराम करने लगते हैं। दूल्हे की माँ दीपा के पास आकर कहती है, बेटा, हमें कुछ गद्दे कम पड़ रहे हैं, क्या कुछ गद्दों का इंतजाम हो सकता है? जी आंटी जी, मैं भी इंतजाम कराती हूँ, आप बैठिए। दीपा गद्दों का इंतजाम कराने के लिए चली जाती है। दूल्हे की माँ वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। दीपा गद्दों का इंतजाम करा देती है। आंटी जी, मैंने गद्दे बिछवा दिए हैं, आप आराम कर लीजिए। थैंक यू बेटा, कहकर दूल्हे की माँ चली जाती है। दीपा भी घर की औरतों के पास आकर बैठ जाती है, जो पहले से ही कुछ बातें कर रही हैं। दीपा बैठ हमारे पास, तेरी शादी के बाद अब तुझसे मिल रही है। अब तो शादी ब्याह ही बहाना रह गया है एक दूसरे से मिलने का, वरना किसके पास टाइम है आजकल? उनमें से एक औरत दीपा से कहती है, जो रिश्ते में दीपा की ननंद लगती थी। जी दीदी, आप सही कह रही हो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अच्छा हुआ आप लोग शादी में आए, हमें भी तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू दीदी। हम लोग तो मीरा की सास के बारे में बातें कर रहे थे, कितनी अच्छी है। आरती को लेकर गड़बड़ हो गई, सोने के लिए गद्दे नहीं मिल रहे थे, फिर भी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप गद्दों का इंतजार कर रही थी। और एक कमला चाची हैं, उन्होंने कितना हंगामा किया था तेरी शादी में, कितना सुनाया था तेरे घर वालों को, याद है तुझे? याद है दीदी, मैं सब मैं कैसे भूल सकती हूँ, भूलना भी चाहो तब भी नहीं भूल पाती। सोचकर ही दीपा उदास हो जाती है। दीपा की शादी के लिए दीपा के पापा ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा दीपा को दिया था। राज के घर वालों की पसंद की गाड़ी, उन्हीं की पसंद का फर्नीचर, उनकी पसंद के सारे वर पक्ष को दिए जाने वाले कपड़े
सारा दहेज उन्हीं की पसंद का था। फिर भी कमला जी और उनके पति जयसिंह उन्हें फोन करके बार बार आगाह करते रहते कि शादी में कोई कमी ना रह जाए। दीपा के पापा अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्हें वैसे ही तैयारी की जैसे लड़के वाले चाहते थे, लेकिन लड़के वालों के बार बार कहने से वो घबरा रही थी कि कहीं शादी में कोई कमी ना रह जाए। शादी लोकल थी, इसलिए बारात में आने वाले लोग भी निश्चित नहीं थे। शादी वेकेंट हॉल में हो रही थी। शादी के दिन दीपा पार्लर से ही वेकेंट हॉल पहुंचने वाली थी। घर के सभी लोग शादी स्थल पर पहुंच चुके थे। सभी बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे। दीपा की भाभी बहन, परिवार की सभी औरतें दरवाजे पर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर शहर भर के मेहमानों का आना भी लगातार जारी था। लोकल शादी थी, इसलिए दोनों तरफ के लोग भी एक दूसरे को जानते थे। दीपा के पापा और भाई उनके स्वागत में लगे हुए थे। दीपा की बहन गौरी तो आज बहुत खुश थी। आज उसे जूते चुराने का मौका जो मिलने वाला था। जूते चुराने के लिए उसने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। तभी नाचती गाती बारात भी आ जाती है। रिबन कटवाने की रस्म के बाद दूल्हे की आरती की तैयारी की जाती है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है। लकड़ी की पटरी तो घर ही भूल गए। बस इसी बात पर कमला जी भड़क जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इतनी भी अकल नहीं है कि दूल्हे की आरती में पटरी भी रखती हैं। रीति रिवाजों का बिल्कुल भी पता नहीं है तुम लोगों को। ढंग से स्वागत करना भी नहीं आता। अगर शादी की तैयारी ढंग से कर नहीं सकते थे तो शादी करनी जरूरी थी। तुम्हारे घर में मर्द नहीं है स्वागत करने के लिए। कमला जी के मुंह से जो आ रहा था वो लगातार बोले जा रही थी। दीपा की भाभी बहन और परिवार वाले चुपचाप उन्हें सुने जा रहे थे। बारात के आदमी और औरतें उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। और शहर से आए मेहमान भी ये तमाशा देख रहे थे। अजीब माहौल हो गया था और कमला जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गौरी को बहुत रोना आ रहा था। उससे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सारे मेहमान यही तमाशा देख रहे थे। फिर किसी तरह कमला जी की बहन ने उन्हें चुप कराया और दूसरी तरफ ले गई। तब जाकर कुछ शांति हुई। चुपचाप दूल्हे की आरती कर ली गई। अब शादी में किसी को वह उत्साह नहीं रहा। दीपा का भाई मोहित राज को स्टेज तक ले आता है। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। कमला जी के व्यवहार से सभी हैरान थे कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। सारे मेहमानों के सामने लड़की वालों को इतना कैसा सुना सकती है। पर कमला जी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। मोहित के दोस्त विपुल से नहीं रहा जाता। वह मोहित से कहता है, यार कैसे लोगों में तूने अपनी बहन की शादी कर दी, ये तो बहुत बेकार है। इस पर मोहित कहता है, हमने तो इनके बारे में पूछताछ की थी, तब तो सब सही लग रहा था। देख ले यार, मुझे सही नहीं लग रहा है। विपुल मोहित से कहता है। अब मोहित को भी अपनी बहन की चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि जो औरत इतने लोगों के बीच ऐसा व्यवहार कर सकती है, वह अपने घर पर क्या करती होगी, कैसे रहेगी दीपा। दीपा भी वैकेंट हॉल पहुंच गई थी। शादी की सभी रस्में हो रही थी, पर उसे कुछ कमी लग रही थी। कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। उसे अभी किसी ने नहीं बताया था कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। किसी ने कोई हंसी मजाक नहीं किया, ना जूते चुराने की रस्म हुई। बस बेमन से सब उपस्थित थे। फिर शादी होने के बाद दीपा और राज को दीपा के घर ले जाया गया, क्योंकि विदाई वहीं से होनी थी। जब दीपा घर पहुंची तब अकेले में ले जाकर उसके परिवार वालों ने उसे बताया कि शादी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। दीपा को ये जानकर बहुत दुख भी हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। कमला जी पर नहीं, बल्कि अपने घर वालों पर, क्योंकि उन्होंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्हें जवाब देना चाहिए था। उसे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। उसे ऐसी शादी नहीं करनी थी जिसमें उसके परिवार की बेइज्जती हो। उनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की।
और फिर दीपा की मम्मी से समझाने लगती हैं, जो हो गया सो हो गया, तू गुस्सा लेकर ससुराल मत जा। शादियों में ये सब तो होता रहता है, अब शादी हो गई है, उसे अच्छे से निभाना। दीपा चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रहती है। आज पहली बार उसे अपने होने पर अफसोस हो रहा था। उसी के कारण उसके परिवार का इतना अपमान हुआ, उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। क्या लड़की के माता पिता होना इतना बुरा होता है क्या? उनकी कोई इज्जत नहीं होती? ये सोचती दीपा भारी मन से अपने घर से विदा हो गई। दीपा कहाँ खो गई? दीपा की ननद दीपा को हाथ लगाकर पूछा। उनके हिलने से दीपा अतीत से वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ दीपा? ननद दीपा से पूछती है। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, कहकर मुस्कुरा देती है। पर वह मुस्कुराहट उसके अंदर के दर्द को छिपा नहीं पाती। तभी एक महिला जो रिश्ते में उसकी जेठानी लगती है, उससे पूछती है, दीपा तेरे मायके वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो शादी में नहीं आए? दीपा गहरी सांस लेते हुए कहती है, दीदी कैसे आती जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया, उन्हें शादी का कार्ड नहीं दिया गया। दीपा इस सवाल का जवाब देते देते थक गई थी। अब तक कई रिश्तेदार उसके मायके वालों के बारे में पूछ चुके थे। हर बार जवाब देते हुए उसका मन टूट जाता था। शादी का कार्ड नहीं दिया, ये तो हद हो गई। अपने संबंधियों के साथ कोई ऐसा करता है? चाहे कोई भी बात हो, पर कार्ड तो देना चाहिए था। दीदी यहाँ तो जो हो जाए वो कम है, अब तो सब कुछ जानते हैं, कहकर दीपा चुप हो जाती है। दीपा को चुप देखकर जेठानी बात बदल देती है। दीपा, मीरा की ज्वेलरी तो बहुत सुंदर है, पर उसका लहंगा इतना खास नहीं है, सिंपल लाल रंग है, कुछ अलग नहीं लग रहा। कितने का है? दीदी 55,000 का है। इतने पैसे खर्च किए, उतने वसूली नहीं होंगे। तेरा लहंगा बहुत सुंदर है, तूने लहंगा यहीं से लिया है या गुड़गांव से? राज की जॉब दिल्ली में थी। दीपा और राज अपनी बेटी के साथ वहीं रहती थी। दीदी, ये मैंने चांदनी चौक से लिया है, मेरी एक फ्रेंड फैशन डिजाइनर है, उसी ने मुझे ये दिलाया है। उसे कपड़ों और फैशन की बहुत जानकारी है। वो तो देख रहा है, हरे रंग का शेड भी कुछ अलग हटके है। जेठानी लहंगे को निहारते हुए कहती है। वो बता रही थी कि ये फैशन डिजाइनर सब्याची का डिजाइन है, लेकिन ये उसकी कॉफी है। दीपा जेठानी को बताती है, ये सच में बहुत खूबसूरत है, मेरा तो जी आ गया। इस पर जेठानी लहंगे पर हाथ फेरते हुए कहती है। ऐसे ही बातें करते करते विदाई का समय भी आ गया। विदाई के समय कमला जी को उदास देखकर मीरा की सास उन्हें तसल्ली देती है कि वह मीरा की बेटी की तरह रखेगी। उनके ये शब्द सुनकर दीपा कमला जी की ओर देखती है, जो अपनी बेटी को प्यार किए जा रही थी। मीरा की विदाई हो जाती है। राज और दीपा गुड़गांव आ जाते हैं। क्या कोई बम फूटने वाला है? क्यों तुमने रास्ते भर बात नहीं की? मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि बम कब फटेगा। आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, मुझे पता है बहुत कुछ गलत हुआ है और उसके लिए काफी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं। अगर मैंने उन्हें हमारी शादी के बाद ही रोक दिया होता, जब उन्होंने पहली बार तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था, तो आज उनकी ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। राज को अपने बर्ताव पर अफसोस होता है। पता नहीं जिस चीज के उन्होंने हमारी शादी में इतना हंगामा किया था, मीरा की शादी में उससे भी ज्यादा गलतियां की। क्या उन्हें एहसास हुआ होगा उन्होंने मेरे परिवार के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था? भगवान ने उन्हें वैसी ही परिस्थिति में डाला। क्या उन्होंने उनका इशारा समझा होगा कि वो दूसरे के साथ कितना बुरा बर्ताव करती है? नहीं समझा होगा। दीपा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने मेरे परिवार को शादी में न्योता नहीं दिया। क्या इस घर में मेरा इतना भी सम्मान नहीं? मैं लोगों की सवालों का जवाब देती देती थक गई। क्या कसूर था मेरे पापा का? क्योंकि उन्होंने इतने सालों में पहली बार अपनी बेटी का पक्ष लिया था।
और उनकी गलती बातें सुनने से इनकार कर दिया था। इसका बदला उन्होंने सारे समाज के सामने लिया। उन्होंने इतनी भी शर्म नहीं की कि मेरा भाई हर साल दीपावली पर उनके घर आता था। वो उससे ढंग से बात तक नहीं करती थी। मैं भी अपने भाई को मना करती थी कि तू यहाँ मत आया कर, पर वह कहता था कि रस्म निभाने के लिए ये सब सहना पड़ता है। उन्होंने न्योता ना देकर ये दिखाया कि उसे उनके घर नहीं आना चाहिए था। दीपा गुस्से से हाँफने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हमेशा मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती करती है। हमारी शादी में भी उन्होंने यही किया था और अब मीरा की शादी में भी यही किया। जब से हमारी शादी हुई है उनका मेरे प्रति यही व्यवहार है। पर अब बहुत हो गया। मैंने बहुत रिश्ते निभा लिए। अब मैं और समझौते नहीं करना चाहती। दीपा दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू पोंछ लेती है। राज बोला, तुम्हारे हर फैसले में मैं साथ हूं। अब मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। राज दीपा से वादा करता है। अगले दिन राज ऑफिस चला जाता है। दीपा घर के काम कर रही होती है, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह सोच रही थी कि अगर वह शादी में ना जाती तो क्या होता। उसके सास ससुर को लोगों का मुंह बंद कराना मुश्किल हो जाता, लेकिन वह अपनी ओर से लोगों को बात बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन उन्हें किसी चीज की कदर नहीं है। यही सोचते सोचते शाम कब हो गई उसे पता ही न चला। राज भी घर आ गया था, पर वह उससे बात नहीं कर रही थी। राज बोला, दीपा, जो हो गया उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, पर वादा करता हूं आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। राजदीपा को छेड़ते हुए कहता है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। दीपा राज की ओर से मुंह फेर लेती है। कोई बात नहीं, हम दीवारों को सुना देते हैं। तो दीवारों सुनो, मेरे बॉस और उनकी पत्नी शादी में आए थे, तो जब उनकी पत्नी ने दीपा को देखा तो उन्होंने दीपा को ही दुल्हन समझ लिया था। वो तो बॉस ने उन्हें बताया कि भाई ये दुल्हन नहीं है, राज की वाइफ है। तो दीवारों, आज बॉस ने मुझे ये बात बताई थी। राज की बात सुनकर दीपा चुपके से मुस्कुराने लगती है। दीपक को मुस्कुराता हुआ देखकर राज कहता है, दीवारों, आज से सिद्ध हो गया है कि पत्नी कितना भी नाराज हो, पर अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर वह हमेशा खुश हो जाती है। अभी बताती हूं मैं आपको। दीपा राज को तकिया मारने लगती है। राज उससे बचने के लिए भागने लगता है। दीपा की शादी हुई 4 महीने हो गए थे। दीपा के जीवन में भी खुशखबरी आ गई थी। वह 3 महीने की गर्भवती थी। दीपा और राज बहुत खुश थे, परंतु डॉक्टर ने दीपा को बेड रेस्ट बताया था। दीपा फिर भी घर के काम करती रहती थी, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब ही रहती थी। मीरा की सास को भी दीपा की तबीयत के बारे में पता चला, तो वह दीपा का हाल चाल जानने के लिए दीपा को फोन करती है। औपचारिक बातचीत होने के बाद मीरा की सास दीपा से पूछती है, दीपा, एक बात बताओ, क्या आप लोगों के यहाँ ये रिवाज है कि करवा चौथ पर लड़की अपने मायके में रहती है और दामाद भी उसके साथ रहता है? ऐसा तो कोई रिवाज नहीं है आंटी जी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दीपा उत्तर देती है, अरे तुम्हारी सास का फोन आया था, करवा चौथ आने वाला है, तो वो कह रही थी कि आप लोगों के यहाँ ऐसा रिवाज है, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे भी पूछ लूं। आंटी जी, मेरे समय में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था, अब बन गया हो तो मैं कह नहीं सकती। दीपा को अपनी सास के कथन पर हैरानी हो रही थी। कोई बात नहीं दीपा, तुम अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। मैं फोन रखती हूँ। जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। फोन कट जाता है
और दीपा सोचती रह जाती है, कैसे लोग हैं ये, सब चीजों को कैसे अपने हिसाब से बदल देती है। मुझे तो मेरी पहली करवा चौथ पर मेरे घर जाने नहीं दिया था, तब ये रिवाज नहीं था, और दामाद को रखने का भी अच्छा बहाना है, जबकि इन्हें तो मेरे घर पर 10 मिनट भी रुकने नहीं देते थे। सोचते सोचते दीपा अपनी पहली करवा चौथ के बारे में सोचने लगती है। शादी होने के कुछ महीनों बाद राज दीपा को अपने साथ गुड़गांव ले आया था। दीपा की पहली करवा चौथ आने वाली थी। दीपा की मम्मी बहुत खुश थी। मम्मी ने कहा था कि उसकी पहली करवा चौथ है तो वह उसे अच्छी से पूजा करना और सारी विधियां सिखाएगी, जिससे वो आगे से खुद अच्छी सी सारी विधि कर सके। कमला जी की शादी में किए व्यवहार की वजह से दीपा उनके पास नहीं जाना चाहती थी। दीपा ने राज को बताया कि वह करवा चौथ पर अपने घर जाना चाहती है। उसकी मम्मी अच्छे से उसे सब पूजा पाठ करना सिखा देगी, और घर गए हुए भी काफी समय हो गया है। उसकी मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछकर बताता हूँ, राज दीपा से कहता है। दीपा खुश हो जाती है। उसका अपने घर जाने का बहुत मन हो रहा था। राज शाम को अपने घर फोन करता है और दीपा को करवा चौथ पर उसके घर बेचने के लिए पूछता है। राज की बात सुनते ही उसके मम्मी पापा भड़क जाते हैं और वो राज पर गुस्सा करने लगती है। फिर वो राज को दीपा को फोन देने के लिए कहती हैं। राज दीपा को फोन पकड़ा देता है। दीपा डरती डरती फोन ले लेती है। दीपा को उन लोगों की फोन आने से बहुत डर लगता है। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर दीपा को ताने मारती रहती थी। जब कभी भी राज के घर से फोन आता था, दीपा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। उसे लगता, पता नहीं आज किस बात के लिए सुनना पड़ेगा। दीपा के मन में उन लोगों का अजीब सा डर बैठ गया था। दीपा डरते हुए फोन पकड़ लेती है। उधर से राज के पिता दीपा से बात करते हैं। दीपा उन्हें नमस्ते करती है। जय सिंह जी कहते हैं। दीपा, राज कह रहा है कि तुम्हें करवा चौथ पर अपने घर जाना है। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। तुम्हारे पापा ने बड़ा शादी में कुछ किया है जो करवा चौथ पर कुछ दे देंगे। ऐसी होती है शादी जैसी उन्होंने की है। शादी तो हम बताएंगे कैसी होती है जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। शादी तो शादी, और उन्होंने तो गाड़ी के पैसे भी पूरे नहीं दिए। पर पापा जी ने तो पूरे पैसे दिए थे। कहीं पूरे पैसे नहीं दिए तेरे पापा ने, 1 लाख कम दिए हैं। परवर कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, समझे, कहकर जय सिंह जी फोन काट देती हैं। दीपा फोन हाथ में लेकर उसे घूरती रहती है। आंखों में आंसू आ जाने के कारण उसे फोन भी धुंधला दिखाई देने लगता है। दीपा की ऐसी हालत देखकर राज को सी चिंता होने लगती है। वह दीपा से पूछता है, क्या हुआ दीपा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या कहा पापा ने? दीपा राज की बात का कोई जवाब नहीं देती और कुछ सोचकर अपने घर फोन लगा देती है। उसकी मम्मी फोन उठाती हैं। दीपा को फोन जानकर वो खुश हो जाती हैं और दीपा से पूछती है, दीपा, राज ने अपने घर पर पूछ लिया, हम कब लेने आ जाएं तुझे? मम्मी, मैं नहीं आ रही हूँ, उन्होंने मना कर दिया है। पर क्यों मना कर दिया? दीपा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उनसे पूछती है, मम्मी, पापा जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। तेरे पापा यही हैं। क्या बात है? दीपा की मम्मी को चिंता होने लगती है। आप प्लीज पहले पापा जी को फोन दो। दीपा की मम्मी हार कर दीपा के पापा को फोन दे देती है। दीपा के पापा फोन लेते हैं। दीपा, क्या बात है बेटा? पापा जी, आप मुझे ये बताइए, आपने गाड़ी के लिए कितने पैसे दिए थे? बेटा, जितने उन्होंने मांगे थे 7 लाख पूरे दिए थे। पर इनके पापा तो कह रहे हैं कि आपने 1 लाख कम दिए थे। नहीं बेटा, पूरे पैसे दिए हैं। हमारे पास गवाह भी है, जिन्होंने शादी कराई है उनके सामने पूरे पैसे गिनकर दिए हैं। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं?
छोड़ना बेटा, ये सब तो शादी ब्याह में चलता रहता है। इन बातों को गंभीरता में नहीं लेते। नहीं पापा जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आपने पूरे पैसे दिए हैं तो वो इस बात को नकार कैसी सकती है? आप उनके पास जाकर इस बात को क्लियर कर लीजिए। कोई बात नहीं दीपा, रिश्तेदारी में तो ये सब चलता रहता है। वैसे भी हम लड़की वाले हैं। पापा जी प्लीज, अब कभी इस टाइम को मत बोलिएगा। और अगर आप इस बात को उनके पास जाकर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मैं कभी इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। नहीं नहीं दीपा, ये गाड़ी बेटा हमने तेरे लिए दी है। अगर तू ही इसमें नहीं बैठेगी तो हमारी इतनी मेहनत का क्या फायदा? अच्छा ठीक है, मैं कल ही राम सिंह जी को लेकर तेरी ससुराल आ जाऊंगा। आप खुश हो? पापा जी अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, आपसे कल बात करूंगी जब आप वहां से आ जाएंगे। ठीक है, फोन कट जाता है। राज चुपचाप दीपा के पास बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फोन कट जाने के बाद वह दीपा उसके दुख की होने का कारण पूछता है। दीपा उसे पूरी बात बता देती है। बात पता चलने पर राज को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है, सॉरी दीपा, मेरी वजह से ही तुम्हें हमेशा ये सब सुनना पड़ता है। मैं जितना सोचता हूँ कि सब मिलजुल कर खुशी से रहे, उतना ही मेरे मम्मी पापा ऐसी हरकतें करती हैं कि मुझे खुद अपराध बोध होने लगता है। पता नहीं ये चीज़ें कभी सही भी होंगी या नहीं। कि चीज़ें तब तक सही नहीं हो सकती जब तक वह दूसरों को भी अपने बराबर सम्मान नहीं देते। उनके हिसाब से बहू का मतलब है चुपचाप उनकी हर सही गलत बात को मानने वाली। अगर अपनी कोई बात रख दी तो उल्टा जवाब देना हो जाता है। और लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लड़की वाले हैं। हाँ दीपा, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हंसने लगती है। दीपा संभालो अपने आप को, क्या कर रही हो? तुम्हें अपने घर जाना है, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। मुझे कहीं नहीं जाना है। पता है कभी कभी मन करता है मर जाऊं, सब खत्म, सारी मुसीबतें ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, मेरे परिवार की बेइज्जती हो ना खत्म। पर क्या मैं सुकून से मर सकती हूँ? तब क्या सब ठीक हो जाएगा? सब कहेंगे अरे शादी के बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया। जरूर किसी से चक्कर चल रहा होगा, लड़की में ही कमी होगी। तभी मेरी फैमिली को ही सुनना होगा और अपने परिवार का भी ख्याल आता है। उन्होंने मेरी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी की है, मुझे इतना प्यार दिया और मैं उन्हें इतना बड़ा दुख दूं। वो ये सब डिजर्व नहीं करती। और मैं, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता? राज दीपा के आंसू पोंछते हुए उससे सवाल करता है। आपका क्या आप मजे से अपने मम्मी पापा की पसंद से दूसरी शादी करना? मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। मैं अपनी इसी शादी में बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हें वो फोन ही नहीं देना चाहिए था। मुझे क्या पता पापा ये सब बात ही करेंगे। कहकर राज अपने पापा से बात करने कमरे से बाहर चला जाता है। दीपा भारी कदमों से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब राज कमरे में आता है तो वह सो चुकी होती है। वह दीपा को कंबल उड़ा देता है। राज दीपा को सोते हुए देख रहा होता है कि इतनी खुश थी उसकी दीपा, अपने घर जाने के लिए इतनी उत्सुक थी, पर एक फोन से उसकी सारी खुशियां छीन ली। दीपा के सिरहाने बैठकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो दीपा, ये सब मेरी गलती है। वो तुमसे ये सब कह पाते हैं क्योंकि मैंने कभी उन्हें रोका नहीं। मुझे लगा वो मेरे मम्मी पापा है, मेरा उनके प्रति फर्ज है, पर अब और नहीं, मेरी तुम्हारे प्रति भी जिम्मेदारी है। मैंने उन्हें मना कर दिया है, अब वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर उन्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहेंगे। अब मैं तुम्हें कभी किसी को कुछ नहीं कहने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अगले दिन दीपा की आंख जल्दी खुल जाती है। वह बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर ठंडी हवा चलने के कारण
वे दोनों हाथों में अपने आप को समेट लेती है। आसमान में पक्षी उड़ान भर रहे थे। पंछियों की चहचहाहट उसके मन को सुकून दे रही थी। काश मैं भी एक पंछी होती तो इस आकाश में उड़ान भरती, बिना किसी की परवाह किए। दीपा मन में सोचती हुई गहरी सांस लेती है। क्या सोच रही हो? कहते हुए राज दीपा के गले में अपनी बाहें डाल देता है। कुछ नहीं, बस इन पंछियों को देख रही थी। चलिए आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। आप ऑफिस चले जाइए। पर दीपा, फिर कभी घूमने चलेंगे। आज आप ऑफिस जाइए। तो मैं घर पर रुक जाता हूँ। तुम उदास लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए। पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। आपको पता है ना, मुझे थोड़ा समय लगता है, पर मैं ठीक हो जाती हूँ। कल के बारे में अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन होगा तब बात करेंगे। ठीक है दीपा? हाँ में सिर हिला देती है। राज तैयार हो नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। दीपा बार बार घड़ी की ओर देखे जा रही थी। आज उसी समय कांटे नहीं कट रहा था। आज घड़ी इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है? वह एक दो बार अपने घर फोन कर चुकी थी। उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि उसके पापा जी राम सिंह के अंकल के साथ ससुराल गए हुए हैं। दोपहर के 3 बज चुके थे। फोन की घंटी बजती है। दीपा की मम्मी का फोन था। मम्मी, बात क्लियर हो गई? हाँ बाबा, हो गई। जैसे ही तेरे पापा जी घर आए हैं, उन्होंने सबसे पहले तुझे ही फोन करने को कहा है। ले, अपने पापा से खुद बात कर ले। दीपा की मम्मी उसके पापा को फोन दे देती हैं। हेलो हेलो पापा जी, नमस्ते। वे पापा जी, सारी बात क्लियर हो गई? उन्हें पता चल गया कि हमने पूरे पैसे दिए हैं? हाँ बेटा, पता चल गया, पर तू पहले सांस तो ले। आपने जो कहा उसे सुनने के बाद अब मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ, वरना कल से तो मैं जैसे मेरा दम घुटा जा रहा था। बेटा, तू ऐसे परेशान ना हुआ कर। हम है ना तेरी हर परेशानी को दूर करने के लिए। जानती हूँ पापा जी, तभी तो जी पा रही हूँ। कहते हुए दीपा चुप हो गई। पर पापा जी, आपने उन्हें यकीन कैसे दिलाया? ये तो सब राम सिंह जी का कमाल है। ऐसा क्या किया राम अंकल ने? पापा जी, तू तो जानती है, तेरे ससुराल वालों ने अपनी सारी डिमांड हमें पेपर पर लिख कर दी थी, और क्योंकि वह बिचौलिया थे और हमारे आदरणीय भी हैं, तो मैंने सारा सामान और गाड़ी के पैसे उन्हीं से तेरे ससुराल वालों को दिलवाई थी। तो जब उन्होंने सभी कुछ उन्हें दिया, तो तेरे ससुर से उनके द्वारा दिए गए पेपर से मिलवाया भी, और जब सब कुछ उनकी मांगों के अनुसार था, तो उनसे उस पेपर पर हस्ताक्षर लिए कि हमारी ओर से इतना सामान और पैसे उन्हें दिए गए हैं, और आज वही पेपर काम आ गया। वाह पापा जी, राम सिंह अंकल ने तो कमाल कर दिया। हाँ बेटा, आज उन्हीं के कारण हम ये सिद्ध कर पाए, वरना हमारी बेटी तो कभी उस गाड़ी में नहीं बैठने वाली थी जो उसके पापा ने उसके लिए दी थी। पापा जी, देख लिया, कोई कुछ भी कहे, तू हमारे लिए अनमोल है। हमने तेरी शादी की है, तुझे छोड़ा नहीं है। अगर हम उनकी गलत बातें बर्दाश्त करते हैं तो तेरी खुशी के लिए, और अगर तू ही खुश नहीं तो इन सब का क्या फ़ायदा? पापा जी, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आगे से आप उनकी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा, हमारी खुशी तो बस इसमें है कि तू हमेशा खुश रहे। अच्छा, अब जल्दी फ़ोन रख और कुछ खा ले। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया होगा। आपको कैसे पता? हम क्या अपनी बेटी को नहीं जानते? पापा जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, और तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। अपने पापा से बात होने के बाद अब दीपा को काफ़ी हल्का लग रहा होता है। दीपा वर्तमान में लौट आती है। उसे पहली करवा चौथ पर
अपने घर जाना था और कहा। उन्होंने पैसे को लेकर उसे ताना मारने शुरू कर दिए थे। पता नहीं इन लोगों के धौरे मापदंड कब समाप्त होंगे। दीपा को याद आया कि जब उसने अपनी सास को बताया कि वह अंडे खाती है तो उसकी सास तुनक कर बोली थी, अगर हमें पहले पता होता तो हम ऐसी लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं करती जो अंडे खाती है। हमारे घर में अंडे खाने का रिवाज नहीं है। दीपा ने उसी दिन से अंडे खाना छोड़ दिया। ये बात अलग है कि मीरा कमला जी के सामने बैठकर ही एग रोल खाती थी और वह उसे कुछ नहीं कहती थी। हालांकि राज ने कई बार दीपा से कहा कि वह अगर एग रोल खाना चाहती है तो खा सकती है, किसी को पता नहीं चलेगा, पर दीपा ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी जो उनके यहाँ मना है वह काम करे। उसे राज से कहाँ देखी, अरे कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं छोड़ नहीं सकती, और जब आपके यहाँ नहीं खाए जाते तो मैं छुप कर भी नहीं खाऊंगी। बस मुझे इससे परेशानी है कि जब मीरा आपकी मम्मी के सामने बैठकर खाती है तो वह मुझे किस मुंह से ताने मारती है। पर रहने दीजिए, मुझे अब इनकी सबकी आदत हो गई है। दीपा ने सोच लिया था अब वह कोशिश करने की ऐसी बातों पर ध्यान ना दे, क्योंकि जब ध्यान देती है तो नुकसान उसका ही होता है और उसका मूड तो 3 दिन खराब रहता है। दूसरों की छोटी सोच से अपनी सुख शांति क्यों भंग करनी। 9 महीने पूरे होने पर यानी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी जिंदगी अब खुशहाल थी। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देगी। उसे समझ आ गया था कि दूसरे नहीं बदलने वाली, इससे अच्छा है हम बदल जाएं और उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो हमें खुशी देती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।